नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद समर्थ। थोड़ा मैं बीमार था इसलिए बहुत दिनों से वीडियो बना नहीं पाया, तो फिर से अभी ठीक हो गया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बहुत सारी खबरें हैं जो आपको बतानी थी। सात समुंदर पार की खबरें हैं और देश की भी खबरें हैं। तो सबसे पहले इंडिया से शुरू करते हैं कि जो जीएसटी रेट कट्स हैं फ्रॉम 23rd, तो वो शुरू हो गए हैं। मतलब रेट कट्स ऑलरेडी प्राइसेस डाउन किया है बहुत सारे कंपनियों ने। और जो बिग बिलियन डेज जो सेल्स थे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन, वो भी ऐसे लगता है फर्स्ट व्यू से कि बहुत अच्छा सेल हुआ है। लेकिन लेट्स वॉच फॉर द नंबर्स, मतलब कितना सेल हुआ है और क्या कंजम्पशन है, कितना जीएसटी कलेक्शन है, ये सब डेटा आ जाएगा बाद में। बट फर्स्ट व्यू तो फर्स्ट पिक्चर जो लग रहा है अभी तो फ़िलहाल दैट सीम्स अ प्रीटी हेल्दी थिंग। एंड लेट्स वॉच फॉर द नंबर्स। तो बाकी अगर दूसरी चीज़ों का बात करें, पहले मार्केट की बात करें तो मार्केट अराउंड 25,500 जो निफ्टी है 25,500 से लेके 25,000 के आसपास आ गया है। तो 25,000 इज़ अ गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट। सो ऑलरेडी 500 पॉइंट्स मार्केट गिर चुका है, अराउंड 500 पॉइंट्स। सो दैट इज़ अराउंड 2%। तो वैसा देखा जाए तो बस 2% ही है। और जो आप मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि सितंबर का जो थर्ड वीक है तो थोड़ा वहाँ पे मार्केट खतरे में रहता है। ग्लोबल न्यूज़ जो है, मतलब अचानक से नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ जाते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसकी वजह से जो है मार्केट 2% से गिरा है। जो मुझे लगता है कि 2% अभी बहुत नॉमिनल है। मार्केट को शायद और मतलब करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया विक्स है, इतना मार्केट 500 पॉइंट्स गिरा है तो भी इंडिया विक्स 11 के नीचे अराउंड 10.5 है। सो दैट इज़ स्टिल वेरी डाउन। इट हैज़ टू इंक्रीज टू अराउंड 13-14, जहाँ पे वो नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल रेंज माना जाता है। तो यस, आई थिंक कि मार्केट को और गिरना चाहिए। एंड लेट्स सी क्या होता है। ये थी स्टॉक मार्केट के बारे में खबर। और इसके बाद अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो ऑलरेडी, जिनमें ग्रोथ है एक्चुअली, तो वो ऑलरेडी बॉटम से 10-20-30% बढ़ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, नाम तो मैं कुछ लूँगा नहीं स्टॉक्स का, बिकॉज वो अगेन रूल्स के खिलाफ है। बट स्टिल अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक तो है स्टॉक्स गिरना रुक गए हैं, जो भी अच्छी कंपनियां हैं जिनका आरओई आरओसी बहुत अच्छा है, जिनमें ग्रोथ है, जिनमें मार्जिन है। मार्जिन बेसिकली प्राइसिंग पावर। तो ये सब चीज़ें जो है इन जिस स्टॉक्स में है वो स्टॉक्स गिर नहीं रहे अभी, उल्टा वो स्टॉक्स 10-20% बढ़ गए हैं बॉटम से। तो इन स्टॉक्स पे ध्यान रखिए और ट्राई कीजिए कि एक्यूमुलेट करें इस टाइम पे। तो और एक जो बल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लोग, जो म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे लोगों का डाउट्स भी रहता है कि क्या म्यूचुअल फंड्स में बल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अभी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2% डाउन है। आई विल रिकमेंड देम कि रुक जाइए थोड़ा, अभी इतना जल्दी मत कीजिए, क्योंकि बस 2% डाउन है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो देन मार्केट और नीचे आ सकता है, और अगर ना भी आए तो स्टैगर्ड वे में बाद में डाल सकते हैं। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि अराउंड अक्टूबर मिड या अक्टूबर एंड तक रुक जाइए। एक बार पिक्चर को क्लियर होने दीजिए और फिर यू कैन टेक अ कॉल ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। तो इसके बाद एक अदानी जो है, अदानी कंपनी, जो गौतम अदानी है, और अदानी कंपनी की तरफ से एक मैसेज भी आया था कि जो हिंडनबर्ग का केस था उनके खिलाफ, तो सेबी ने उनको क्लीन चिट दे दिया है। और क्लीन चिट देने के बाद जो उसका स्टॉक है तो अराउंड 20% कल बढ़ा था। बट आज फिर से अगर देखोगे तो अराउंड 20% नीचे है स्टॉक। तो ये मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। बेसिकली जो GQG कंपनी है, जो एक ऑस्ट्रेलिया के, जो एक इंडियन ही चलाते हैं कंपनी को, एक फंड है बेसिकली GQG। तो उन्होंने अदानी के स्टॉक्स थे उनके पास, तो उन्होंने अदानी पावर ही है जो उन्होंने 1% स्टेक बेचा है अपना। तो वो 1% स्टेक फिर से हाथ खोल के पूरा स्वागत करके अपने जो SBI म्यूचुअल फंड है, तो उन्होंने ये 1% स्टेक खरीदा है। सो ये डील की वैल्यू अराउंड 2,000 से 3,000 करोड़ के बीच में थी। तो वही है एक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है, अगर आप सपोज़ कोई एक बंदा है जो SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप चाहते नहीं हो कि यार मैं अदानी में मैं इन्वेस्ट करूँ या कोई भी कंपनी में करूँ, पर स्टिल वो फंड कर लेता है इन्वेस्ट। और उसमें कुछ मुझे मतलब फंडामेंटल वैल्यूज़, वो कंपनी कैसी है, या वैल्यूएशन कैसे हैं, सेंटिमेंट्स कैसे हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब कोई सोचता नहीं है। और वो म्यूचुअल फंड ने
या कोई भी म्यूचुअल फंड हो, ये मैं बस इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिना मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि जीक्यूजी को बेसिकली एग्जिट दे दिया इन्होंने फ्रॉम द अदानी स्टॉक. सो अगेन या दैट इज़ द कंसर्न. एंड SBI LIC हमेशा ये काम करते हैं, वो जो गवर्नमेंट के जो दोनों हाथी है, गवर्नमेंट के जो मतलब दो हनुमान बोल सकते हैं गवर्नमेंट के, जो जब भी गवर्नमेंट कुछ मुसीबत में हो या गवर्नमेंट अलाइड कोई फ्रेंड्स मुसीबत में हो तो आ जाते हैं हाथ खोल के और अपना मतलब हेल्प करने सबसे पहले रहते हैं. LIC ने भी बहुत मतलब धूम धड़ाके से अदानी के स्टॉक्स लिए थे, अगर आपको याद हो तो पता नहीं अभी ये बुक्स में कैसे मेंशन करेंगे ये लॉस. LIC को तो नोशनल लॉस था अदानी के स्टॉक्स में. सो देखते हैं अभी क्या होता है. सो दिस इज़ अबाउट द स्टॉक्स बेसिकली. और एक कहीं न्यूज़ पे चल रहा था कि कोई न्यूज़ एंकर जो CNBC पे थे या कोई और टीवी चैनल जी बिज़नेस पे थे, वो बोल रहे थे कि जो HDFC बैंक है वो मल्टीबैगर बन सकता है. तो यार अगर आप सोचिए जो HDFC बैंक है that already has 10% of market share of the Indian banking industry. अगर ये मल्टीबैगर बन गया तो चलो मान भी लिए तो ये 100 थोड़ी ना करेगा मार्केट शेयर. तो मल्टीबैगर किसे बोलते हैं, जो आपको 10 गुना 5 गुना 20 गुना पैसा बनाए, मतलब इतना बढ़े 20 गुना. तो अगर 20 गुना कोई स्टॉक बढ़ेगा तो कुछ बेस होना चाहिए ना बढ़ने में, तो उसका मार्केट शेयर ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए. अब 10% से 30-40% तो हो नहीं सकता मार्केट शेयर. तो यार बोलने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं न्यूज़ पे, क्योंकि न्यूज़ पे क्यों पता नहीं उनमें कुछ मतलब सोचते भी हैं क्या बोलने में. बट आप भी सोचिए कि जो इतना ऑलरेडी बड़ा हाथी है, हाउ कैन इट बी ए मल्टीबैगर. तो जनरली ऐसा होता नहीं है. तो या ये एक चीज़ आपसे बात करनी थी. और एक 7 समुंदर पार से जो हमारे पावेल भैया, जो हमारे ट्रेजरी के सबसे मेन मुखिया माने जाते हैं, तो पावेल ने बताया कि जो अमेरिकन मार्केट्स है, जो AI है, तो इनमें हल्का हल्का सा बबल आ रहा है, ओवर वैल्यूड है कहा उन्होंने बेसिकली अमेरिकन मार्केट्स. तो अगेन दैट इज़ अ वेरी मतलब ये जो उन्होंने बोला तो ये खतरे की घंटी हो सकती है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है कि एक बबल बन रहा है, वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं. और एनवीडिया जो है उन्होंने भी $100 बिलियन का जो स्टेक है मतलब OpenAI में लिया है. तो बेसिकली एनवीडिया जो है उनके जो चिप्स हैं वो OpenAI को बेचेंगे और OpenAI उसके बेस में अपने मॉडल्स क्रिएट करेगा. एंड हम जैसे जो लोग हैं इंडियंस या जो भी हैं तो उनको बेचेगा और हम खुले हाथ से फिर से उनका सर्विस का यूज़ करके वो मॉडल को ट्रेन करेंगे. बेसिकली फ्री में या जो भी हो वो ट्रेन करेंगे और वो इंटेलिजेंट वैसे ही होता जाएगा. सो या ये एक AI के बारे में जो न्यूज़ थी. ओरेकल तो आपने देख लिया कि ओरेकल और OpenAI जो है उनका एक डील था कुछ $500 बिलियन का कुछ डील था उनका, और दैट वाज फॉर स्टारगेट. मतलब बेसिकली ये एक स्टारगेट प्रोजेक्ट है जो डेटा सेंटर का है, जो OpenAI क्रिएट कर रहा है. तो इन US ओनली, तो डेटा सेंटर क्रिएशन में और इसमें उनका डील हुआ है बिटवीन ओरेकल एंड OpenAI. सो दैट इज़ द थिंग. मेटा और ओरेकल भी शायद बातचीत में है डील के. सो जोरों शोरों से चल रहा है वहाँ पे AI का बूम. बट याद रखिए जब ये बातें, यही टाइम होता है जब जो अपने जैसे इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये मार्केट में घुस जाते हैं और बहुत हाई वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स लेते हैं. जैसे एनवीडिया हो या ओरेकल हो, या जो ऑलरेडी 2 टाइम्स या 1 टाइम या 3 टाइम्स हो चुके हैं. सो इस टाइम पे बेसिकली अपन लोगों को एग्जिट देते हैं, जो मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है और जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है, जो ऑलरेडी उन्होंने बॉटम में लिया था, तो उनको एक एग्जिट देते हैं. तो एग्जिट देने के बाद यहाँ पे टॉप बन जाता है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो फंस जाते हैं. तो एक बार लेने से पहले सोचिए कि किस वैल्यूएशन पे लेना चाहिए. स्टॉक लेना कौन से प्राइस पे ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टॉक में ग्रोथ कितना है, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग. बट स्टॉक अगर आप राइट वैल्यूएशन पे ना लो ना, तो 1 2 3 या मतलब हज़ार तो बोल नहीं सकते, हज़ार बहुत एग्जैगरेटेड वर्ड है, बट बहुत टाइम चला जाता है, बहुत साल चले जाते हैं कि फिर वो स्टॉक उसमें ही रह जाता है और थक जाते हो. थक जाने के बाद आप बेच देते हो लॉस में. बेचने के बाद यही लोग होते हैं जो बोलते हैं बाद में कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा ही नहीं बनता, ये बहुत गंदी चीज़ है, छोड़ दो, ये जुआ है, और अपने धंधे में लग जाता है. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. राइट वैल्यूएशन, राइट प्राइस पे आपको लेना है, जहाँ पे आपको लगे कि यार इसके नीचे जाना थोड़ा टफ लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है यहाँ से,
कंपनी में ग्रोथ भी है, कंपनी की ROC बहुत अच्छी है, मतलब एफिशिएंसी जो है वो अच्छे है, कंपनी का डेट टू इक्विटी कम है या क्लोज टू जो इंडस्ट्री एवरेज है उसके है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, फिर ये आपको डिसीजन लेना है कि स्टॉक्स लेना है या नहीं। या फिर अगर आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो सीधा सीधा आपको म्यूचुअल फंड्स लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है अराउंड 95% ऑफ द टाइम्स म्यूचुअल फंड्स बीट कर देते हैं विद द ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहे हो आप। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है जो स्टॉक में बहुत दिमाग लगाता है, सुबह शाम स्टॉक्स में ही रहता है, और एक दूसरा मेरा फ्रेंड है जो म्यूचुअल फंड्स लगाता है, कुछ दिमाग नहीं लगता अपने काम में, जो उसका डेली वर्क है, जो उसका ऑफिस उसमें दिमाग लगाता है। तो इन दोनों का मैंने जब कंपेयर किया तो जो म्यूचुअल फंड्स है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं कंपेयर टू द स्टॉक्स दैट माई फ्रेंड वाज ओनिंग, सॉरी। तो स्टॉक्स का खेल अलग है, वो दैट इज़ मोर अ इमोशनल गेम कि आप स्टॉक ले रहे हो, स्टॉक नीचे गया, चलो कोई स्टॉक लिया 100 रुपये में, स्टॉक नीचे गया 50 रुपये पे, आपने स्टॉक रखा, बेचा नहीं, लॉस, क्योंकि लॉस क्यों बुक करना। फिर स्टॉक ऊपर आया, स्टॉक 105 पे आया, आपने बेच दिया। अरे यार, मतलब आप ही सोचे क्या दिमाग लगा रहे हैं लोग कि 50 में, मतलब 50 का लॉस लेने आप रुके थे, और जब मार्केट बढ़ रहा था, जब स्टॉक बढ़ रहा था तो 5 के प्रॉफिट में निकल गए। तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आपको कन्विक्शन था जब स्टॉक 50 तक, मतलब 50% गिरा था, तो अभी आपको कन्विक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि स्टॉक आपका 5% ऑलरेडी बढ़ा है, तो आपको कन्विक्शन होना चाहिए था। तो दैट इज़ व्हाट द इमोशनल गेम इज़ इन द स्टॉक्स। तो सबकी बस की बात नहीं है, बस स्टिल लोगों को करना ही है, एक बार हाथ जलने के बाद ही लोग इसमें से बाहर निकलेंगे। तो ये था स्टॉक्स के बारे में। तो बाकी आपके साथ और एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ मैं कि जो अपना ये चैनल है, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि जो वॉरेन बफेट जो है, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं इस सदी के और पिछले सदी के भी, तो उनके लेटर्स जो हैं, एनुअल लेटर्स, जो बर्कशायर हैथवे कंपनी में जब से हैं वो 1965 से, तो तब से उन्होंने एनुअल लेटर्स उनके हैं बहुत सारे। सो आई एम थिंकिंग दैट कि एक एक एनुअल लेटर उनके लिए अपन, तो आई विल गो थ्रू ऑल द एनुअल लेटर्स, ऑल द लेटर्स टू द शेयर होल्डर्स एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम। और उसमें जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिलेवेंट है आज के ज़माने में भी, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत पहले से हैं, 60 ईयर्स के पहले, 65 ईयर्स के पहले से हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी रेलेवेंट है इस अभी की स्टॉक मार्केट में, अभी के मार्केट में, अभी की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में, इकोनॉमिक में, तो मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़े और मेरा भी नॉलेज बढ़े, क्योंकि मैं बहुत बार वो पढ़ूँगा, एनालाइज करूँगा। और आपके कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स भी कीजिए, सो दैट एज अ होल हम कम्युनिटी मतलब बढ़ सकते हैं अपना नॉलेज गेन करके। सो दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। अगर कुछ और आप रिकमेंड करना चाहते हो तो प्लीज़ कीजिए। इसके अलावा और एक मेरा वीडियो आने वाला है जिसमें आपको मैं म्यूचुअल फंड्स कैसे होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, और रिस्क प्रोफाइल वाइज आपको कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने होने चाहिए, क्या कॉर्पस होना चाहिए, गोल कैसे आपको डिफाइन करना चाहिए। तो इस सब के बारे में आपको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में मे बी सैटरडे या संडे को मैं अपलोड कर दूंगा। तो वो भी आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। म्यूचुअल फंड्स आर डूइंग वेल। अगर मैं पर्सनली बात करूँ कि जो XIRR होता है, जो कैगर होता है बेसिकली, सो जो मैंने तो बहुत टाइम से इन्वेस्ट किया है, अराउंड 2019 से इन्वेस्ट किया है। तो तब से जो अभी XIRR दिखा रहा है मुझे फॉर द होल इन्वेस्टमेंट, इट इज़ क्लोज टू 17%। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि 17% का रिटर्न आपको मिल रहा है। और एक मेरे पहचान में है, मेरे रिलेशन में ही है, तो उनका XIRR ऑलमोस्ट 18-19% है। तो दैट इज़ अ बेसिकली वेरी गुड थिंग। तो आप इन्वेस्ट कीजिए विदाउट एनी, मतलब शॉर्ट टर्म का मत सोचिए। मैंने जब इन्वेस्ट करना शुरू किया तो कोविड में तो पूरा माइनस ही चला गया था, बट स्टिल आई केप्ट ऑन एक्यूमुलेटिंग द म्यूचुअल फंड्स एंड दे हैव डन प्रिटी वेल। बट कंपाउंडिंग अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो 6 साल हो गया है मेरे इसमें। तो कंपाउंडिंग का जो खेल है तो ऑलमोस्ट 10-15 साल के बाद शुरू होता है, तो तब देखते हैं क्या होता है। एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट इट विल डू वेल एंड आई विल अर्न लॉट ऑफ मनी। बट वो एक अलग चीज़ है। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ ओनली, बिकॉज अगर सब कुछ ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है बट टाइम फिर से मिलता नहीं है। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग सो दैट
आपका जो आगे वाला टाइम है आप खरीद सकते हो। आपको जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि म्यूचुअल फंड वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप पैसों से टाइम खरीद सकते हो। तो ये बहुत डीप चीज़ है, इसका भी एनालाइज कीजिए। और एक है कि जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो स्टॉक्स में जो इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट टू मेक मनी इन स्टॉक्स, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इज़ मनी। सो हैव अ लॉट ऑफ मनी, अर्न लॉट ऑफ मनी, फिर उसको इन्वेस्ट कीजिए, वो बहुत ज़्यादा बनेगा। क्योंकि लोग जनरली क्या करते हैं, 5-6 हज़ार, 2 हज़ार, 3 हज़ार, 10 हज़ार लाते हैं, उससे वो दे ट्राई टू मेक 5-6 थाउजेंड, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। या चलो फिर ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।